आ गए। अब आ गए हो तो स्वागत है आप सभी लोगों का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो ही नहीं बल्कि एक ऐसी सीरीज में जिसमें मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं RWA की ये बहुत ही बेहतरीन बुक जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से लेकर के बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं या भविष्य में देंगे तो आपको ये वाली बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मेरा यही मानना है कि अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आपको ये बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी। आप ऑर्डर कर दीजिए, उसको मंगा लीजिए, आप खुद से पढ़िए। हालांकि मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप मेरा या किसी का भी वीडियो देखें उससे आपको उतनी चीज़ें मिलेंगी जितना मैं एक्सप्लेन करने चाहूँगा या फिर कोई दूसरा टीचर एक्सप्लेन करना चाहेगा। लेकिन अगर आप बुक ले आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम टीचर्स से छूट जाती हैं, वो भी आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। तो आप डेली का 20-20 मिनट इस बुक को दे दीजिए, फिर आप उत्तर प्रदेश से देखेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसा भी एग्जाम हो, कहीं से भी हो, आप सारे एग्जाम में इस उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं पहला वीडियो बना रहा हूं इस बुक से, जो कि रिलेटेड है उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से, मृदा, कृषि और पशुपालन से। जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं मैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अलग से मुझसे जो कुछ हो पाएगा वो भी मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, और मेरे एक वो रहता है, प्रयास रहता है कि हम तुम लोगों को कुछ मजेदार तरीके से बताएं, तो वो मैं अपना इसमें ऐड करना चाहूंगा। पर फिर भी आप लोग बने रहेंगे तो आपको मजा भी आएगा वीडियो देखते देखते, और याद कराने की मेरी गारंटी रहती है। आप आराम से देखिए ध्यान से और याद हो जाएगा। ये कुछ उत्तर प्रदेश का मैप है अपना, बहुत अच्छा क्लियर तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे अपनी उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पड़ोस में हम लोग हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे बीच में जहाँ पे आएगा। पहले हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं ना, थोड़ा एक स्टार्टअप मिल जाए हम लोगों को, पहले बढ़ जाए आगे फिर आगे देख लेंगे, है ना। एक लय बन जाए, गाड़ी स्टार्ट हो जाए फिर देखते रहेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं मिट्टियां बनती कैसे हैं, कहां से आती है मिट्टी। तो जब नदियां बहती हुई आती हैं मैदानों की तरफ, आती हैं तो कहां से आती हैं, पहाड़ों से। तो जब पहाड़ों पर्वतों से नदियां बहते हुए मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो पहाड़ों की जो मिट्टी है उसको काट काट करके मैदानी भागों में ले आते हैं। अब जब काटेंगे तो वहां से कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी आएंगे, और वहां से जब पत्थर आएंगे बड़े बड़े तो शुरुआती क्षेत्रों में बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा हो जाएंगे। ये जो ऊपर का हिस्सा तुमको दिखेगा, यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर ऐसे दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को पता है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो हिमालय है। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे तो हिमालय है, और यही हिमालय से निकलती हैं ज्यादातर नदियां जो उत्तर प्रदेश में आती हैं। उसके नीचे वाले हिस्से में देखोगे छोटे छोटे पत्थर दिख जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे क्या मिलेंगे, छोटे छोटे कंकड़ कह लो इनको। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अब इतने बड़े बड़े पत्थर हैं तो यहाँ पे क्या कृषि करना संभव होगा, तुम बताओ, क्या कृषि करना संभव होगा, नहीं संभव होगा, क्योंकि पत्थरों में कहां पे खेती हो पाएगी। तो यहाँ पे जो होता है इसे कहते हैं भाबर का इलाका। ठीक है, ये भाबर का क्षेत्र होता है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, ककड़ीली होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जहां छोटे छोटे पत्थर होते हैं इसे कहते हैं तराई मैदान। ठीक है, तराई इसलिए क्योंकि यहाँ पत्थर से ज्यादा बालू वैसा पाया जाता है और यहाँ मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा होती है। और तो ये गन्ना के लिए, धान के लिए, कपास के लिए, ऐसी जो भी फसलें हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी लगता है उनके लिए ये तराई वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इसकी उपजाऊ बहुत ज्यादा उपज ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये वाला मैदान जो बाकी बचा हुआ है जहाँ पे नदियां ज्यादा बहती हैं, ये हो जाता है मैदानी इलाका। ये क्या है, मैदानी इलाका। और इसके नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये है बुंदेलखंड का पठार। तो पठार तो आप लोग जानते ही होंगे, ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार। और पठार वाले क्षेत्रों में आपको पता है बहुत मजबूत चट्टानें होती हैं, वहां की मिट्टी में बहुत ज्यादा आपको कोई कृषि करने वाली चीजें आप नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीज, पठार ऊंचे भी होते तो यहाँ क्षेत्रों में बारिश भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पानी की कमी वैसे भी होती है। मेन है अपना ये मैदानी इलाका। तो सबसे ज्यादा एरिया अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यही मैदानी इलाका है, और इसी मैदानी इलाके में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी इसी मैदानी इलाके में पाई जाती है। तो हम लोग क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इधर देखो ज्यादातर कौन होगी, तो जलोढ़ होगी। तो जलोढ़ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है,
अच्छा, जलोढ़ को हम लोग देखें तो इसे दोमट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट कहते हैं या फिर मटियार कहते हैं। अपने यहाँ क्षेत्रों में मटियार भी तो कहते हैं। दोमट कह लो या फिर मटियार कह लो। और ये मटियार या दोमट या फिर सीधे शब्दों में कहें जलोढ़, तो ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है भाभर, ठीक है, और एक होती है खादर। भाबर की जगह तुम लोग इसको बांगर लिख लो। क्या लिख लो? भाबर की जगह इसको बांगर लिख लो, ठीक है, क्योंकि भाबर के बारे में तो बता ही दिया है। जो बांगर होता है इसको हम लोग कह सकते हैं प्राचीन जलोढ़। क्या कह सकते हैं? प्राचीन जलोढ़। अब इसका क्या लेना देना है? प्राचीन जलोढ़ क्या है? इसको कहते हैं नवीन जलोढ़। तो एक दूसरे को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें इतना टाइम लग रहा है। आगे के क्वेश्चन आप लोगों के जल्दी हो जाएंगे। क्यों जल्दी हो जाएंगे? क्योंकि शुरुआत में थोड़ी भूमिका बनानी है, वो बन जाए फिर सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब मान लिया नदी यहाँ से बहते हुए ऐसे आई कोई नदी, तो वो अपने आसपास का जो इलाका होगा वहां पे अपनी मिट्टी छोड़ती जाएगी, और ये मिट्टी जो होगी वो बार बार नवीनीकृत होता रहेगा। इसका जब भी बाढ़ आएगी तो उसके आसपास की मिट्टी वो नई कर देगी, तो नवीनीकृत हो जाएगी। तो ऐसी मिट्टी क्या हो जाएगी? नवीन जलोढ़ हो जाएगी। ऐसी मिट्टी क्या हो जाएगी? ऐसी मिट्टी नवीन जलोढ़ हो जाएगी, जिसे खादर या कछार मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे खादर या कछार मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो नदियों के बिल्कुल पास में होती है, जहां पे बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है, वो नवीन जलोढ़ होती है या खादर होती है या फिर कछार कहते हैं। और प्राचीन जलोढ़ जिसे हम लोग बांगर कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कहीं पुराने समय पे यहाँ पे नदियों का पानी बाढ़ की वजह से जाता रहा होगा, अब नहीं जाता है, पहले जाता रहा होगा, है ना। मतलब बाकी का बचा हुआ जो इलाका है, ये वाला, यहाँ पे जो इलाका जितना छूट जाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये प्राचीन जलोढ़ कहलाएगा, ठीक है। ये प्राचीन जलोढ़ या फिर बांगर कहलाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ को हम लोग मटियार भी कहते हैं, दोमट भी कहते हैं। जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? बांगर और खादर। खादर को ही कछार भी कहते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? मजा आता है ना तो बताते रहे ना। देखो, हम पढ़ा रहे हैं तुमको इतनी आसानी तरीके से, क्योंकि तुमको सब समझ में आएगा। ध्यान से खाली सुन लो तुम, और ये सारे क्वेश्चन वैसे फंसेंगे। पहले कुछ बच्चे पूछते थे, जब पढ़ाते थे यहाँ पे सॉल्व कराते थे क्वेश्चन, तो बच्चे कहते थे सर इतने आसान आसान क्वेश्चन आप करा रहे हो, क्या ऐसा ही आएगा पेपर? तो हम कहते हैं बेटा बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है यूपी पुलिस को लेकर के। कई सारे एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं यूपी पुलिस के, तो मुझे पता है कि यूपी पुलिस में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। थोड़ा सा भरोसा करके तुम मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन को लेकर के जाओ। वही बच्चे जो मुझसे प्रश्न उठाते थे कि सर क्या इतने आसान आसान आएंगे, और पेपर देने के बाद जब आए तो कहे सर आपके पढ़ाए हुए 30 से 34 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ गए। और जबकि मैंने बनाया कितना था? 4 वीडियो बनाए थे, और 4 सेट में इतने सारे क्वेश्चन मैंने फंसा दिए थे। तो भरोसा कर सकते हो, एक्सपीरियंस बड़ी चीज होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलें पाई जाती हैं? रबी भी होता है, खरीफ भी होता है, और जायद भी होता है। तीनों प्रकार की फसलें होती हैं। रबी फसलें भी होती हैं, खरीफ भी होती हैं, और जायद फसलें। तीनों प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में होती हैं। अच्छा, हम लोग बात करें रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। कितने लोग जानते हो रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो आप लोग बता सकते हैं क्या? रबी में क्या आता है? गेहूं आता है तुम्हारा। क्या आएगा? गेहूं आएगा। गेहूं किसमें आता है? रबी में ही आएगा। मटर आएगा, ठीक है। और तुम्हारा क्या आएगा? मटर, गेहूं, मटर, और क्या आएगा तुम्हारा? चना आएगा। इसमें सरसों आएगा, सरसों आएगा। आलू इसी में आएगा, आलू आएगा। और क्या आएगा? अलसी आएगा। अलसी जानते हो? और क्या आएगा? और अलसी के बाद में तुम्हारा आ जाएगा मटर। हो गया, मटर हो गया। अलसी, अलसी के बाद में और क्या क्या आता है? चलो रबी में इतनी सारी हो गई। एक तो और है, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, अरहर नहीं, अरहर नहीं, मसूर। मसूर की दाल इसमें आती है, मसूर इसमें आता है, ठीक है। तो मसूर हो गया। ये सारी किसमें आती हैं? रबी में आती हैं। एक होता है खरीफ फसलें, जानते हो आप लोग? खरीफ फसलें। खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो गया धान, जिसमें चावल कहते हो ना, जौ, बाजरा। अच्छा, मक्का भी होता है क्या? मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों में होता है, रबी में भी, खरीफ में भी, और जायद में भी, ठीक है। तो जौ, धान हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, राई हो गया, ठीक है। चलो ये सारी फसलें किसमें हो गई? खरीफ में। और जायद में कौन कौन सी होती हैं?
जायद में आने वाली फसलें। जायद में फसलें वो फसलें आती हैं जो जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गई। फल हो गया, जितने भी फल आते हैं, जितने भी फूल हो गए, फल, फूल और सब्जियां। सब्जियां जैसे लौकी, तरोई, ये सब चीज, ये सब कैसे जायद की फसलें हैं। फल में खरबूजा, तरबूज, ये सारी चीजें। फूल जितने होते हैं ये सारे भी किसमें आते हैं, ये सब जायद की फसलों में आते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। एक शब्द आया नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब क्या होता है, जिसमें दाम मिले तुम्हें। दाम मतलब रुपया पैसा डायरेक्ट मिल जाए। मतलब उस फसल को तुम अपने खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो। मतलब यह है कि उस फसल को तुमने बोया इसलिए नहीं है कि तुम उससे अपना पेट भरोगे, उसको तुमने बोया इसलिए है कि उससे तुम अपनी जेब भरोगे। ठीक है। जैसे गन्ना, नकदी फसल में क्या होता है, गन्ना। अब गन्ना इतना सारा आदमी बो लेता है। मान लिया अगर किसी ने 2 बीघे भी गन्ना बो लिया तो खानदान भर मिल के खाएगा, लेकिन गन्ना खत्म नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा हो जाता है। अब इतना गन्ना खा करके उसका पेट भी तो भरेगा नहीं। दिन में 1 गन्ना आदमी खा लेगा, 2 खा लेगा, पेट भरेगा क्या उसका? क्या उसने गन्ना अपने खाने के लिए बोया है? नहीं। जो भी व्यक्ति गन्ना बोता है वो यही चाहता है कि उसको बेच करके वो पैसे कमाए। बल्कि गेहूं, धान ऐसी फसलें हैं, इन सब चीजों को आदमी बोता है और उसी को खाता भी है। हालांकि ज्यादा हो जाता है तो बेचता भी है, लेकिन गन्ना एक ऐसा है जिसको बेचने के लिए ही बोता है। तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, कपास भी तो इसी के लिए बोते हैं। गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये सारी फसलें कैसी हैं, ये नकदी फसलें हैं। लेकिन सर्वाधिक नकदी अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है तो गन्ना हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुतायत में बोया जाता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? अभी रबी फसलों की बात की थी। देखो यहाँ पे मैंने बताया था रबी, गेहूं, मटर, चना, सरसों, आलू, अलसी, मसूर, ये सब कैसी हैं, रबी फसलें हैं। रबी फसलें कब बोई जाती हैं? नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? नवंबर या दिसंबर में बोई जाती हैं। और कब काटी जाती हैं? तो मार्च या अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा है हमारा। रबी फसलें पूछ रहा है कौन कौन सी हैं, तो गेहूं है, चना है, मटर है, लेकिन जौ नहीं है। गेहूं है, मक्का है, जौ है, अलसी है। तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला देखो। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला पूछ रहा है। डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन जिला से आया है कि किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। मेरा भरोसा मानना, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन जिस प्रकार से भी होगा छूटेगा नहीं, सारे हो जाएंगे इसमें। ठीक है। कैसे भी पूछे, गेहूं उत्पादक जिला पूछ लिया गया, जिला कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में तुम्हें ध्यान रखना होगा गोरखपुर सबसे आगे है। तुमको पता होना चाहिए गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यही गोरखपुर में होती है। तो ध्यान रखना गोरखपुर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भी होता है। अच्छा, प्रयागराज, प्रयागराज को हम क्या कहते हैं? पहले तो इलाहाबाद कहते थे, अभी इसको प्रयागराज कहते हैं। और प्रयागराज अमरूद उत्पादन के लिए फेमस है। किसके उत्पादन के लिए फेमस है? अमरूद उत्पादन के लिए प्रयागराज फेमस है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले इसका नाम था इलाहाबाद, है ना। हालांकि पहले तो प्रयागराज ही था, है ना, लेकिन उतना पहले की बात नहीं कर रहे हैं। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, फिर उसको बदल करके अल्लाहाबाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अल्लाहाबाद। और फिर इसको बदल करके प्रयागराज किसने कर दिया? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। चैट से बाहर निकलो और कमेंट में जाओ। यहाँ से कट करो फटाक से और कमेंट में जाओ, जिसमें परमानेंट कमेंट होती है। ठीक है, वहां पे जाओ और बताओ इसको। ये क्वेश्चन अभी हम बता देंगे, तब तक आगे वाला क्वेश्चन देखो। आलू के उत्पादन में, जिनको पता है वो कमेंट करे फटाक से। अगला क्वेश्चन देखने के इंतजार में हो। पता है तो कम से कम कमेंट कर दो, हमको भी तो पता चला है कि तुमको पता है। आलू के उत्पादन में आलू के उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अच्छा, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में नंबर 1 पे है, पहला स्थान है। ध्यान रखो किन किन चीजों में पहले नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन कौन सी फसलों में है उत्तर प्रदेश? ध्यान रखना, एक तो हो गया आलू, एक क्या हो गया गेहूं, ठीक है, एक हो गया खाद्यान्न, जितने भी होते हैं तुम्हारे खाद्यान्न, गन्ना, और किसमें? ये सारी फसलें वो हैं जिनमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है पूरे देश में। और दुग्ध उत्पादन हो गया, दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। कोई हरियाणा नहीं लगाएगा, उत्तर प्रदेश पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो आलू उत्पादन में भी आगे हैं हम लोग, गेहूं में भी हैं, पूरे खाद्यान्न और गन्ना सब का है हम लोग पहले नंबर पे ही हैं। दुग्ध उत्पादन भी होता है। अच्छा, पूछा है सबसे ज्यादा पशुधन किस राज्य के पास है? पशुधन मतलब सबसे ज्यादा जानवर किस राज्य के पास है? तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा यूपी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जानवर होंगे तभी ना हम लोग ज्यादा दुग्ध उत्पादन करेंगे। क्यों? ऐसा ही तो होता है। तो ज्यादा जानवर होंगे तभी तो हम लोग ज्यादा दूध का उत्पादन भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश
का स्थान कौन सा है आलू उत्पादन में? तो आलू उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? आलू उत्पादन में पहला स्थान हो जाएगा। आलू कैसी फसल है? तो आलू रबी की फसल है ना। चलो, रबी की फसल कब होती है? नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मतलब ठंडियों में होती है, ध्यान रखना। और ग्रामीण बच्चे तो जानते ही होंगे, सारे बच्चों को पता होता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, खाली बस टेक्निकल नाम याद करने हैं कि रबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है। रबी वो जो ठंडी में होती है, खरीफ वो जो गर्मी में होती है, और जायद अखंड गर्मी में होती है, या फिर कह लो जब बरसात आने वाली होती है। जायद मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब क्या, जिसमें ज़्यादा पानी लगे, ठीक है। जायद मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पानी वाली। फल फूल सब्जियां, ज़्यादा पानी होता नहीं होता है? फल देख लो, तरबूज खरबूजा, इनमें ज़्यादा पानी होता नहीं होता है? तो ज़्यादा पानी वाली जो फसलें होंगी वो सब जायद हैं। रबी वाली कौन सी हैं? जो ठंडियों में होती हैं। बाकी बची खरीफ वाली। ज़्यादा लोड ही नहीं लेना जीवन में। उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, अभी बताया था ना पीछे वाले में। देखो गन्ना उत्पादन में भी, देखो गन्ना उत्पादन में भी तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। चलो अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आम। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश आम का। और वो भी उत्तर प्रदेश में कौन सा आम? दशहरी आम। कौन सा आम? दशहरी आम। कहाँ का फेमस है? ये मलिहाबाद। कहाँ का फेमस है? मलिहाबाद। और मलिहाबाद कहाँ है? मलिहाबाद लखनऊ में है। कहाँ है बालक? बालिकाएं भी बताएं, मलिहाबाद कहाँ है? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद का यानी लखनऊ का दशहरी आम फेमस है। और आप लोग बताओ लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है? उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है? हाँ भाई, उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम भी होता है। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है? तो ये वाराणसी का फेमस है। कहाँ का फेमस है? वाराणसी का। अच्छा, कोई तुमसे पूछे चौसा आम कहाँ का फेमस है? चौसा कहाँ का फेमस है? चौसा आम कहाँ का है? जर्दालू कहाँ का है? जर्दालू आम कहाँ का है? ये सब बिहार के हैं। कहाँ के हैं? ये सब बिहार के हैं। उत्तर प्रदेश का दशहरी आम फेमस है और लंगड़ा आम, लंगड़ा वाराणसी का है, बनारस इसे कहते हैं, और दशहरी तो हमारे लखनऊ का फेमस है। ध्यान रखोगे, मलिहाबाद कहते हैं, है ना। दशहरी कहते हैं आमों का भी राजा है। वैसे तो आम सभी फलों का राजा है ही है, लेकिन दशहरी सभी आमों का राजा है, ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। तो पहले आंवले को देखो, आंवला जो होता है ना, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। आंवले में एक ऐसा विटामिन पाया जाता है जो गर्म करने पर भी खत्म नहीं होता। वैसे सारे विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आंवले से प्राप्त विटामिन सी ये गर्म करने पे भी खराब नहीं होता है। और विटामिन सी के साथ साथ में विटामिन बी, ये दोनों का अगर देखा जाए तो ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन अगर तुमसे पूछे तो बी और सी। कैसे याद रखोगे? जल मतलब पानी, बी से भैंस, गई भैंस पानी में, बी के साथ सी को भी ले दो, बी याद हो जाएगा। बताओ, गई भैंस पानी में, कहा? पानी में। बी के साथ सी भी ले गई, गई भैंस पानी में, याद हो गया। बाकी बचे वाले किसमें? बाकी बचे विटामिन सब वसा में घुलनशील हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे एनरिच विटामिन कौन सा होता है आंवले में? तो सी होता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन किस्म का होता है आंवले में, और उसके लिए हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सबसे फेमस हो जाएगा, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ में एक नदी, इसका नाम है सई नदी, उसके लिए भी प्रतापगढ़ जाना जाता है, ठीक है। नदियों वाला टॉपिक आगे आएगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक ये ध्यान रखो, प्रतापगढ़ जो है आंवला उत्पादन के सबसे आगे है और सी विटामिन में पाया जाता है, ठीक है। और कोई है बताने वाला इसमें? चलो अभी आगे तो डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम, अफीम की फैक्ट्री? भाई साहब, अफीम तुम सब लोगों का पसंदीदा अफीम। अफीम देखो उत्तर प्रदेश में दो ही जगह होता है। अफीम कहाँ कहाँ होता है? एक तो तुम्हारा होता है बाराबंकी में, बाराबंकी वाले लोग जानते हैं। एक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में एक बाराबंकी में होता है, और एक कहाँ होता है? गाजीपुर में। कहाँ होता है? दो ही जगह होता है। अच्छा, मेरा गाजीपुर के साथ एक पता नहीं क्या जानी दुश्मनी वाला माहौल है, हम गाजीपुर को जौनपुर बना देते हैं कभी कभी, तो उसका तुम लोग ध्यान रखना। तो एक तो बाराबंकी, दूसरा गाजीपुर। अगर पूछा जाए अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बाराबंकी में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बाराबंकी में हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे फैक्ट्री कहाँ है, अफीम की फैक्ट्री कहाँ है, तो गाजीपुर हो जाएगा। दोनों बातों की पैराडॉक्स समझो, विरोधाभास है। सबसे ज्यादा उत्पादन बाराबंकी में होगा, लेकिन अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है। अब पूछा क्या है तुमसे? ये नहीं पूछा किस जिले में अफीम सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? फैक्ट्री कहाँ है। तो फैक्ट्री कहाँ हो जाएगी? गाजीपुर में। दो ही जिला है, तुम्हें दो ही याद रखने, एक तो बाराबंकी, एक गाजीपुर। याद हो जाएगा आराम से। आगे बढ़ो। कह रहा है ग्रेनाइट के रूप में
बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बेतवा तुमको दिखा देते हैं, चलो दिखा दे ना दिखाएं, चलो अच्छा अब आ गया मन में तो दिखा देते हैं। लेकिन ये तो यार बड़ा गंदा कर रखा है हमने, ये मिट भी नहीं रहा है, हम मिटाने की सोच रहे हैं वो और गंदा कर रहा है। मिटा दो यार, नहीं मिटाओगे ना मिटाओ भाई, कैसे मिटा लेंगे हम एक एक करके। चलो बेतवा और धसान नदियाँ नीचे से आती हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश में बेतवा और धसान नदियाँ नीचे, नीचे नहीं दक्षिण से, नीचे क्या मतलब, नीचे मतलब कहाँ से नीचे मतलब दक्षिण से, जहाँ पे हम लोग अभी हैं, है ना, बुंदेलखंड वाले साइड से आती हैं। बेतवा और धसान नदियाँ कहाँ से आते हैं? नीचे साइड से आते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टून, सोन, ये सारी नदियाँ कहाँ से आती हैं? ये सारी की सारी नदियाँ यहीं से आती हैं। तो ये हो गई हमारी बेतवा नदी और यहीं से धसान नदी। ये दोनों नदियाँ कहाँ से आती हैं? नीचे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से आती हैं। यहाँ पे झांसी अपना दिख रहा है, झांसी, चलो तो यहीं से आती हैं हमारी बेतवा और धसान नदियाँ, ठीक है। चलो कहाँ चले गए, बड़ी ऊपर निकल गए, आ जाओ सिमसिम। चलो कह रहा है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक चट्टान होती है ना, एक प्रकार की चट्टान, मिट्टी की चट्टान है ना। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों में जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो लाल मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड का क्षेत्र वैसे भी रक्त से रंजित है, और रक्त जहां होगा वहां तो लाल होगा, वैसे ही याद रखना, ठीक है। तो बेतवा और धसान नदियों में जो मिट्टी है वहां पे कैसी पाई जाती है? वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है, बेतवा और धसान के आसपास के क्षेत्रों में। प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक, अब बताओ तुम लोग, चना किस प्रकार की फसल है? चना तो रबी की फसल है। चना कैसी फसल है? चना तो रबी की फसल है। और रबी चना उत्पादन में कौन सा क्षेत्र होता है? अच्छा तुम्हें पता है चना जो है इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी दोगे या नहीं भी दोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ठंडियों में होता है, इतनी ओस उसको पर्याप्त मिल जाती है, जितना ओस से गिरता है पानी उतना उसके लिए पर्याप्त होता है। फिर भी अगर एक बार पानी लगा दिया तो उसका पार हो जाएगा, ठीक है। तो चना एक ऐसी फसल है जिसको ज्यादा पानी नहीं लगता है। और इन चारों में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे पानी कम होता है? तो आंसर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही, कहते हैं ना स्टार्टिंग में जो कोई बताया तो ध्यान से सुन लेना चाहिए, आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से खत्म हो जाएंगे। तो बुंदेलखंड में पानी की कमी है और वहीं पे चना का उत्पादन भी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आया था मिट्टियों से, अब मिट्टी का फिर से आ गया तो एक बार बता ही देते हैं तुमको। जैसा तुम्हारा ये है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी में तुमसे अगर पूछा जाए, चलो अब जलोढ़ मिट्टी की बात भी आगे कर लेंगे, अभी आएगा क्वेश्चन एक आधे और है मेरी समझ से, है ना। अगर तुमसे पूछा जाए इस मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो तुमने एक चीज सुनी होगी एनपीके, क्या सुनी है? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों तत्वों की कमी पाई जाती है इनमें, ठीक है। चलो पहुंच जाओ सिमसिम अपने क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रदेश में पान उत्पादन, आय हाय हाय खैके पान बनारस वाला, कितने लोग जानते हैं पान उत्पादन के लिए वाराणसी लगाओगे कोई लोग? हाय रे कितना अत्याचार है, ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन होना चाहिए था भाई वाराणसी का अब बनारस है नहीं तो ऑप्शन में क्या लगाओगे? पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो भाई साहब वाराणसी नहीं है, खैके पान बनारस वाला मत लगा देना, खैके पान महोबा वाला, महोबा में सबसे ज्यादा पान का उत्पादन होता है। और ध्यान रखना पान अनुसंधान केंद्र अगर तुमसे पूछे, क्या पूछे? पान अनुसंधान केंद्र अगर तुमसे पूछे, क्या पूछे? पान अनुसंधान केंद्र, तो भी कहाँ हो जाएगा? तो भी कहाँ हो जाएगा? तो भी महोबा हो जाएगा। महोबा में अगर तुमसे पूछे पान का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ से होता है, तो महोबा में होता है, और पान अनुसंधान केंद्र भी महोबा में ही है। चलो ज्यादा धीरे तो नहीं हो रहा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं क्या? भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक अभी बता चुके हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे दशहरी आम होता है और लंगड़ा होता है जो यहीं के लिए फेमस है, बाकी होते तो बहुत सारे और हैं लेकिन ये दो उत्तर प्रदेश के लिए ही फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? मतलब कह रहा है सीधे शब्दों में कि उत्तर प्रदेश में कौन सी अनाज की फसलें ज्यादा होती हैं? तो चावल होता है, गेहूं होता है, मूंगफली नहीं होता है। मूंगफली ज्यादा नहीं होता, मतलब होता तो है लेकिन ज्यादा नहीं होता, और जो होता है ज्यादा उसमें ध्यान रखना हरदोई के क्षेत्र में ज्यादा होता है, हरदोई है, सीतापुर है, फर्रुखाबाद है, इन क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं होता। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चावल भी बहुत होता है मतलब धान,
गेहूं भी होता है, बाजरा भी होता है, मक्का भी होता है और जौ भी होता है, ये सारे होते हैं। लेकिन मूंगफली बहुतायत में नहीं होती है, और जो होती है ज्यादा तो हरदोई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मूंगफली होती है ज्यादा। प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर हुई है? देखो आया क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं भैया हमको ध्यान से सुनो, तुम भाई सुनोगे तुम्हारा बेड़ा पार हम करवा देंगे। ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सस्य जानते हो, कृषि के क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अच्छा एक मैप लाए थे, तुम लोगों को दिखा दें क्या? कहीं पे होगा, चलो इसको हम क्या करते हैं, इसी स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं। खुल जा सिम। ये तो यार काफी गरीबी हालत में है? ज्यादा गरीबी हालत में नहीं है ये, तो इसकी हालत खराब है। चलो इसको इधर ले लेते हैं। अब दिख रहा है? अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है। ये देखो, इसीलिए कहते हैं भैया कोई काम करने चलो तो प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुंह उठा के चल दिए, तैयारी कुछ है नहीं। देखो चलो भाई कोई बात नहीं। ये देखो एक ये वाला क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी मैदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी मैदान। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पश्चिमी मैदान। देखो बेटा दिख रहा है पीछे से, ये इतना पतला दिख रहा है? ठीक है, चलो ये हो गया उत्तर प्रदेश का पश्चिमी मैदान। ये जो हरा हरा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये है तराई का मैदान। इसे क्या कहते हैं? तराई का मैदान। अभी स्टार्टिंग में बताया भी था मैंने। ठीक है, ये क्या है जो ये दिख रहा है, ये क्या है? इसे कहते हैं सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन। क्या कहते हैं? केंद्रीय पश्चिमी मैदान या पश्चिमी केंद्रीय मैदान कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो? पश्चिमी केंद्रीय मैदान कह सकते हो। 3 हो गए। ये देखो इसे केवल पश्चिमी मैदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कह सकते हो दक्षिण का मैदान। दक्षिण कह सकते हो, दक्षिण पश्चिमी मैदान कह सकते हो। ठीक है, ये तो तुम्हारा बुंदेलखंड वाला इलाका हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया बुंदेलखंड। ये कौन सा इलाका है? अभी इसी की बात कर रहे थे। यहाँ पानी कम होता है लेकिन चना ज्यादा होता है। ठीक है, ये विंध्य क्षेत्र है। ये क्या है? ये विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? ये विंध्य क्षेत्र है। ये बीच वाला जो तुमको दिख रहा है ना, यही है हमारा अवध। ये क्या है? यही तो अवध है, हम लोग यही तो है। चलो ये वाला क्या है, कौन बताएगा? ये बताओ। ये है पूर्वोत्तर। क्या है? पूर्वोत्तर का मैदान। पूर्वोत्तर जानते हो? पूर्वोत्तर का मैदान है ये क्या है? पूर्वोत्तर का मैदान है। ठीक है, और ये क्या है? ये पूर्वी मैदान है। ये क्या है? ये पूर्वी मैदान है। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम कितने बता रहे थे? 9 ही तो बता रहे थे बालक। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है बताओ? उत्तर प्रदेश को सस्य जलवायु कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अच्छा बताओ टाइम जोन कितने हैं? यहीं से क्वेश्चन आ गया दिमाग में, तो बताओ टाइम जोन कितने हैं? तो टाइम जोनों की संख्या है 24। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने पीछे तुमसे लोगों से पूछा भी था, शायद बताया नहीं मैंने उसको। क्यों? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था मैंने और हम छोड़ के चले आए, सोचा था पीछे बता देंगे, और फिर ये अच्छा ये रहा। इसको मैंने नहीं बताया था, क्या था? अच्छा इसमें मैंने पूछा था कि इलाहाबाद नाम किसने रखा था? तो इलाहाबाद नाम रखा था अकबर ने। किसने नाम रखा था? पहले इसका नाम प्रयागराज हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदल करके इलाहाबाद रखा था अकबर ने। इस इलाहाबाद का नाम बदल करके अल्लाहाबाद कर दिया था इसके पोते ने। इसका नाम था औरंगजेब, फटीजेब औरंगजेब। ठीक है, फिर प्रयागराज कर दिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। तो योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया? फिर से प्रयागराज कर दिया। ठीक है, चलो तो इनको भी ध्यान रखना। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। GBPUAT क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत। इसे कोई पैंट नहीं बोलेगा, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये कहाँ है? पंतनगर में है। कोई बता सकता है पंतनगर कहाँ है? कोई उत्तर प्रदेश नहीं लगाएगा, ये हरियाणा है। ठीक है, और अगर मैं गलत हूं तो तुम लोग इसको चेक करके बता सकते हो कि भारत में सबसे पहली
कृषि यूनिवर्सिटी यानी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पंतनगर में है। नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ है? पंतनगर, हरियाणा में। मेरे हिसाब से अगर तुमको लगता है कि पंतनगर उत्तर प्रदेश में है तो चेक करके बताओ उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, हालांकि है नहीं। ठीक है, बाकी तुम लोग अपने डाउट खत्म कर सकते हो। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशुओं के लिए ध्यान रखना, जानवरों के लिए बरेली हो जाएगा। जानवरों के लिए कौन? बरेली। यहाँ बकरियों का अनुसंधान संस्थान है, बरकी लिखने जा रहे हैं, देख लो क्या क्या ना करें हम। ठीक है, बकरी का अनुसंधान संस्थान यानी जानवरों से संबंधित जितने भी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? बरेली में है। तो ध्यान रखना, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बरेली में हो जाएगा। आगरा में इंसानों का है आगरा में किसका है? इंसानों का है। आगरा में क्या है? पागल खाना। बरेली में भी है पर आगरा वाला फेमस है? चलो, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 भी वहीं हुआ था, 2023 भी वहीं हुआ है। चलो अब बताओ, 2023 वाला तो पता होगा ना, इसका आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। 2018 का कृषि कुंभ, 2023 का कृषि कुंभ, दोनों ही लखनऊ में हुए हैं। ध्यान रखना, करंट अफेयर से भी संबंधित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल, तिलहनी मतलब जिससे तेल निकले, ठीक है, वही तेल जिसको डॉक्टर लोग मना करते, कहते हैं भैया कम खाओ नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाओगे ठीक है, तो ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश में सूरजमुखी भी होता है, कुसुम भी होता है, अलसी, लेकिन राई और सरसों बहुतायत में होता है। और सरसों कैसी फसल है? रबी की फसल है, ध्यान रखना। तो राई और सरसों बहुतायत में होता है और तिलहनी फसल सबसे प्रमुखतम उत्तर प्रदेश में यही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? क्या मछली पालन पे, मत्स्य पालन पे आधारित है? क्या कपड़ा उद्योग पे है? कानपुर में कपड़ा उद्योग होता है। खाद्यान्न पे या किस पे? सीधे कहें तो कृषि पे। सर्वाधिक किस पे डिपेंड करता है? उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या, लगभग 68% जनसंख्या, अगर मैं गलत नहीं हूं 68 या 69% जनसंख्या अभी भी कृषि पर ही निर्भर करती है। ठीक है, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? आलू निर्यात, जहां से आलू बाहर ले जाएंगे, आगरा, मतलब यहां से हम लोग बाहर ले जाएंगे, निर्यात करेंगे आलू का, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में हम इसका निर्यात करेंगे, मतलब बाहर भेजेंगे। कहां से? आगरा से। तो आलू निर्यात केंद्र कहां है उत्तर प्रदेश में? आगरा में है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर? अच्छा, ये कह रहा है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस समय भारत के लोग क्या किया करते थे? तो अगर सच बताने पे आए ना तो हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा अध्यात्म उस समय ब्रिटिश से बहुत आगे था, पर हम लोग पीछे, जानते हो कहाँ रह गए? हम लोग पीछे रह गए हैं आपसी लड़ाई में, हम लोग पीछे रह गए हैं अपनी विविधताओं में। हमने अपने ही लोगों को, अपने ही विचारधारा को इतनी खुली छूट दे रखी कि हम अपने हर बात पे प्रश्न उठाने पर, हम अपने हर बात पे प्रश्न खड़ा करने वालों को भी सम्मान देते थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे विरोधाभास, बहुत सारे अलग अलग धर्म और बहुत सारी चीजें हमारे समाज में देखने को मिली। लोग बहुत सारी विविधताओं में लिप्त हो गए और अंत में क्या हुआ? अंग्रेज आए, हम लोगों को इतना बिखरा हुआ पाए और फिर बारी बारी से सबको अपना गुलाम बना लिया। तो पूछ रहा है उस समय हम लोग क्या करते थे? अभी इसका आंसर जानते हो क्या होगा? इसका आंसर होगा कि हम लोग उस समय कृषि करते थे। उस समय हम लोग क्या करते थे? हम लोग कृषि करते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यूरोप में उतनी पुरानी तुम सारी बिल्डिंग देख करके आओ, कोई बिल्डिंग इतनी बेहतरीन नहीं मिलेगी जितनी हमारे यहाँ हजारों साल पुरानी बनी हुई बिल्डिंगें हैं। हमने बड़े बड़े पत्थरों को काट करके अच्छे से अच्छे भवन निर्माण की कला को, मूर्ति निर्माण की कला को, साइंस में जितने स्कल्पचर हमने लिखे हैं, जितने टेक्स्ट हमारे पास लिखे रखे हैं, वो सब उनसे बहुत आगे की चीजें हैं। आज वो आगे निकल गए हमसे। भाई हमसे कहते हैं हम लोग कृषि करते थे, अरे हम लोग बहुत आगे थे उनसे, तो लूट ले गए हमारा पूरा कल्चर। पर चलो कोई बात नहीं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी? तो कृषि पे। इसको ऐसे याद रखो, ए बी सी, सी की जगह एस कर लो, है ना। ए का मतलब है एग्रीकल्चर, बी का मतलब है बिजनेस और एस का मतलब है सर्विस। मतलब पहला वाला है कृषि, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि, और हम लोग उस समय किस पे आधारित थे? कृषि पे ही तो आधारित थे, मतलब प्राथमिक क्षेत्र पे आधारित थे। द्वितीयक में क्या है? इसमें हो जाएगा तुम्हारा बिजनेस, बिजनेस यानी कि उद्योग, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? उद्योग धंधे आते हैं। और तृतीयक में कौन आता है? सेवा क्षेत्र, ठीक है, सर्विस सेक्टर जिसे कहते हो। तो ऐसे याद रहेगा, ए बी सी। ए मतलब ए बी से, ए से क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर, बी से बिजनेस और सी को एस कर लो, एस से सर्विस हो जाएगा। याद रखोगे?
कृषि, उद्योग और सेवा, तीनों क्षेत्र याद रखना। और उस समय, आज भी, उस समय नहीं, आज भी भारत में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हम लोग निर्भर करते हैं, तो कृषि क्षेत्र पे। जबकि इतना उत्पादन, इससे हमको क्या कहते हैं, करेंसी जनरेट नहीं होती है, पैसा नहीं कमाते उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी आज उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी, पूरे भारत देश में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी कृषि पे ही निर्भर है ना। हालांकि सर्विस सेक्टर की तरफ सब जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हो कि सरकारी नौकरी लग जाए सर्विस सेक्टर में, तुम भी आ जाओ। चलो, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला, उत्पादन के बारे में पूछ रहा है, उत्पादन में बाराबंकी। और अगर पूछे कि फैक्ट्री कहाँ है अफीम की, तो तुम्हारी कहाँ हो जाएगी, बताओ, गाजीपुर बताया था ना, तो ध्यान रखना उसको। कह रहा है किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति। जल क्रांति का मतलब यह है कि पानी होना चाहिए, पानी बहुतायत में, यानी बहुत अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध होना चाहिए। कौन सी फसल इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखो, क्या गेहूं में बहुत पानी की आवश्यकता होती है, नहीं जी। चाय में ज्यादा पानी लगाओगे उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। कॉफी में भी नहीं। चावल में, इसको धान कह सकते हो, क्या कह सकते हो, धान। और धान के खेत में देखे होंगे एकदम भरे होते हैं पानी से लबालब, उनमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, पानी बहुत चाहिए होता है। इसलिए अगर पूछे किस फसल के लिए जल क्रांति यानी पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो चावल या धान की खेती के लिए बहुत आवश्यकता होती है। और किसके लिए, गन्ने के लिए भी होती है, और कपास के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, और जूट के लिए भी आवश्यकता होती है। ये ऐसी फसलें हैं जिनके लिए पानी बहुत चाहिए होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है काली मिट्टी को और क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर कहते हैं। बांगर क्या है, बांगर तुम्हारी प्राचीन जलोढ़ है ना, बांगर क्या है, प्राचीन जलोढ़। अच्छा, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस को तुम लोग कह सकते हो जीवाश्म कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जीवाश्म कह सकते हो। ह्यूमस को क्या कह सकते हो, जीवाश्म कह सकते हो। काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। अच्छा, काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, कपास का होता है। काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, कपास का। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो गन्ना उत्पादन भी काली मिट्टी में अच्छा खासा होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर कुछ होता है काली मिट्टी में तो कपास होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, जहां पे जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो सरयू और घाघरा के बीच की जो जमीन है। ठीक है, मैप में दिखाएं, चलो दिखा देते हैं थोड़ा सा, कहाँ गए हो हमारा मैप, देखो कहाँ गए, ये देखो। तो इसमें देखो, अगर तुमको हम सरयू और घाघरा दिखाएं, ठीक है, तो तुमको हम दिखाई देते हैं, तुम्हारा मन हित है। अब तुम कहोगे हमारा तो मन नहीं है, ना दिखाओ, लेकिन हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी सरयू और ऐसे है घाघरा, इसके बीच का जो है क्षेत्र है, यही है हमारा जहाँ पे जूट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि हमारे पेपर आने वाला है ना, पेपर में हमारा क्वेश्चन भी आने वाला है। तो प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, सरयू और घाघरा हो जाएगा। सरयू और घाघरा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चलो मैप इसलिए दिखा देते हैं कि थोड़ा थोड़ा देखोगे तो दिमाग में चित्र ज्यादा देर तक रह जाते हैं, टेक्स्ट चले जाते हैं, चित्र ज्यादा देर तक रह जाते हैं। इसीलिए है कि तुम लोग ये वाली बुक ना पढ़ करके, ये वाली बुक तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, वीडियो देख लेते हो, क्योंकि चित्र, ये जो चलचित्र है ना, ये जल्दी से याद हो जाता है, और किताब पढ़ने में मन नहीं लगता। हालांकि इसमें जो पढ़ लिया वो हमेशा याद हो जाएगा, वीडियो भूल जाओगे फिर एग्जाम के बाद में, लेकिन किताब जो खुद से पढ़ोगे ना ये वाली, तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छे से पढ़ लो, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, 5 मिनट पढ़ेंगे फिर नींद आ जाएगी, वीडियो पूरा देख लोगे, नहीं ज़्यादा धीरे बोलेंगे, 1.5 गुने स्पीड में देखोगे, 2 गुने स्पीड में देखोगे, लेकिन देख डालोगे, किताब नहीं पढ़ पाओगे अगर मन नहीं लग रहा है तो। ठीक है, पर हम यही कहेंगे ये वाली किताब ले लो, हम पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा भी तुम इसमें थोड़ा पढ़ लेना, बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, थ्योरी वगैरह पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो अभी एग्जाम में तुम्हारा टाइम भी है, पढ़ लो इसको, काम आएगी तुम्हारे, आगे भी बहुत सारे एग्जाम में काम आएगी। कह रहा है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है किस चीज के लिए, तो जूट के लिए उपयुक्त है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, धान के लिए भी है, कपास के लिए सबसे ज्यादा। हमने अभी क्या बताया था, देखो पिछला ही क्वेश्चन था हमारा, कहा गया, ये देखो काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास के लिए बताया था मैंने, ये देखो कपास, गन्ना के लिए भी है, जूट के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए, कपास की खेती के लिए। गेहूं की खेती नहीं, गेहूं की खेती के लिए नहीं, हमको नहीं चाहिए, गेहूं की खेती के लिए हमको क्या चाहिए, दोमट मिट्टी। ठीक है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है, पूछ रहा है गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया, बहुत महंगा मिलता है यार, ये लगभग 400 रुपए के आसपास मिलता है, 400 रुपए किलो के हिसाब से, 1 किलो लेने जाओगे 400 रुपए के आसपास, 380 400 ऐसे मिलता है।
भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? फूलों का? नहीं, उत्तराखंड में होता है। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। वहां गेहूं का? हाँ गेहूं का है। आलू का? आलू का भी है। गन्ने का? पूछा राज्य में उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? यार इनमें सब में तो हम पहले नंबर पे हैं। किसका बता दें? गन्ने का मान लेते हैं। गन्ने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। आलू में भी पहले नंबर पे, गेहूं। अरे गन्ने मान लो, गन्ना बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है ना, ब्रॉड लेवल पे। तो गन्ना इसका आंसर कर लेते हैं। अच्छा इनका देखते हैं क्वेश्चन इनके हिसाब से क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन इसमें। तो सबसे बड़ा उत्पादक, अच्छा इनका क्वेश्चन है नहीं है, ओ सॉरी माय मिस्टेक। वही है यार, क्वेश्चन में आंसर तीनों मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? पूछ रहा है किस राज्य में उत्पादक नहीं है, सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो फूलों का नहीं है। लेकिन कौन है? उत्तराखंड है। फूलों के उत्पादन में कौन है? उत्तराखंड। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन तीनों में तुम लोग पहले नंबर पे है ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वही सोचा यार तीनों है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताओ। तो आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ में है। महोबा में पान अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखना। महोबा में पान अनुसंधान केंद्र, बाबूगढ़ में आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलो आगे बताओ। अच्छा किस जिले में है ये तुम लोग बता सकते हो? लास्ट में एक क्वेश्चन है, मैंने रखा हुआ है, कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर सब लोग करके जाओगे, और अगर वीडियो देख लिए तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर कर लोगे तुम लोग। ठीक है, इसका ही बता सकता हूं। जिसको पता है कि किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र, वो बताएगा आगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो हमारे भैया मलिहाबाद का, अभी बताया था ना पीछे, मलिहाबाद लखनऊ का फेमस है। प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है। प्रतापगढ़ का क्या फेमस है? आंवला। ठीक है, वाराणसी का क्या फेमस है? वाराणसी की तो घाट फेमस है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अगर ये जो हमारा मैप बना है ऐसे तो होता है कुछ, ऐसे कुछ उत्तर प्रदेश है, तो इसमें जो ये वाला इलाका है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मक्का भी होता है, तोरिया भी होता है, गेहूं भी होता है। ये तीनों चीजें होती हैं। कपास उधर ज्यादा नहीं होता, कपास इस वाले क्षेत्र में ज्यादातर होता है। ठीक है, गेहूं तो होता है, बीच वाले में मूंग नहीं होती। मूंग ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में मूंग ज्यादा नहीं होती, वो उधर यहाँ पे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत होती है, बस ज्यादा नहीं होती। तो मक्का, तोरिया और गेहूं ये उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखना पूछेगा आपसे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड पूछ रहा है पहला चरण कब प्रारंभ हुआ? इसके पीछे एक कहानी याद कर लो। 1968 में क्या होता है? विश्व में हरित क्रांति होती है। क्या होती है? हरित क्रांति होती है। कौन स्टार्ट करते हैं? नॉर्मन बोरलॉग स्टार्ट करते हैं। कौन स्टार्ट करता है? विश्व में हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए हरित क्रांति भारत में कौन स्टार्ट करता है, तो MS स्वामीनाथन स्टार्ट करते हैं। कौन स्टार्ट करता है? भारत में MS स्वामीनाथन स्टार्ट करते हैं। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसी के 1968 के 2 साल बाद 1970 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? शांति का नोबेल मिलता है। किसे मिलता है बताओ? शांति का नोबेल किसे मिलेगा? नॉर्मन बोरलॉग को, जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में की थी। तो शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिल जाता है। अब भारत के एक व्यक्ति हैं, वो सोचते यार खेती किसानी में काम करने से नोबेल पुरस्कार मिल जाता है तो हम भी करेंगे। फिर 1970 में ही भारत में ऑपरेशन फ्लड आता है। क्या आता है? ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट होता है। ठीक है, या फिर कह लो श्वेत क्रांति कह लो। क्या कह लो? तो पूछा जाएगा भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसी 1970 में। जिस साल नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है उसी साल ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति स्टार्ट होती है। कौन स्टार्ट करते हैं? वर्गीज कुरियन जी स्टार्ट करते हैं। और तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई बाहरी आदमी है। बाहरी नहीं है भाई, ये अपने भारत का रहने वाला आदमी है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में भी केरल के रहने वाले हैं। वर्गीज कुरियन कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं। 1970 में इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। चलो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक, पशु चारा के लिए बैंक, अब पशु चारा के लिए बैंक कहाँ लगानी पड़ेगी? मतलब ऐसा एक बैंक बनाना पड़ेगा जहाँ पे पशुओं का चारा उपलब्ध हो सके। अब सोचो ऐसी उनको कहाँ बनाना पड़ेगा? जहाँ पे पशुओं का चारा अच्छे से उपलब्ध नहीं होगा, वहीं पे तो हमको बैंक खोलनी पड़ेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कहाँ पे चारा अच्छे से नहीं होगा? जहाँ पे जल की चीजें, क्या हो रहा है? हम नहीं दिख रहे ना ये यार, सही से
हाँ फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट में हो जाता है अक्सर हमारी वीडियो में, क्योंकि सारी चीजें अच्छे से चले तो ऐसा कहाँ हो पाता है। बड़ी मुश्किल से तो चलता है, पर कोई बात नहीं, हम दिखे ना दिखे ये दिखना चाहिए। बिल्कुल नहीं दिख रहा, हमारा नहीं आ रहा ना, ये आ रहा है। हाँ बस ठीक है। कह रहा है पशु चारा बैंक कहाँ पे कार्यरत है? जहाँ पे पशुओं का चारा उपलब्ध नहीं होता, मतलब ज्यादा पानी नहीं होता, तो झांसी, ध्यान रखना, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, तो झांसी में पशु चारा बैंक है। गोरखपुर में पानी खूब होता है, ठीक है। इज्जत नगर बरेली कहते शायद, है ना, लोग बताना। विश्व में हरित क्रांति के जनक, अभी बताया था पीछे, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग 1970 में इनको क्या मिला था? नोबल शांति पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबल शांति पुरस्कार। और 1968 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 2 साल बाद मिल गया। एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों को बताना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ध्यान रखना तुम लोग, इस बात पर ध्यान रखना। अभी मैंने एक क्वेश्चन में गलती की थी ना, हाँ या नहीं वाले में कंफ्यूजन हो गया था, और ऐसा में क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हमारे साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं। कई बार हम लोग खूब मेहनत करते हैं, फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आते हैं जो हमको सब पता होते हैं, बिल्कुल सही सही एग्जैक्ट पता होते हैं, और जब घर आकर के उनको मिलाते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि यार ये पता थे फिर क्यों नहीं हुए, ठीक है। तो मेहनत जिस पर लगती है, पता भी हो जाता है फिर भी गलत हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा अफसोस होता है, दिल टूट जाता है एकदम से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, गंभीरता के साथ में, और फिर आंसर करो, है ना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है पूछ रहा है, खरीफ की फसल है ये नहीं पूछ रहा, खरीफ की फसल नहीं है, इनमें से तुमको बतानी है। मैं इनमें से 3 तुमको बता रखी है, एक ही में होती है, एक जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बता सकते हो तुम लोग, है ना, बताओगे, वैसे भी मुझे भरोसा रहता है तुम लोगों पे। इतनी मेहनत करके मैंने इसको बनाया है, देखो मेरे पास पीछे कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, खुद से टाइप करना है, खुद से सेलेक्ट करके पीडीएफ बनाना है, पीपीटी तैयार करनी है, और अकेले आकर के वीडियो बना रहे हैं। तो एक भाई बैठा रहता है, उसको दिखाते रहते हैं कि देखो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। समस्याएं इतनी सारी आती हैं, मुश्किल से ये बोर्ड मैंने जो पाया है, तो बाकी सारी समस्याएं हैं। टाइप करने के लिए एक मित्र की सहायता लेते हैं, तो टाइप करके दे देता है, बाकी सारी चीजें सेट करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर तुम लोग चाहते हो ना कि मैं तुम लोगों के लिए इस पूरी बुक को सॉल्व कराऊं, और आगे से और अच्छे से, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी चीजें होती हैं, मैं चाहूंगा कि आगे और इसको और बेहतरीन तरीके से कराऊं, तो तुम लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करने के तौर पे क्या करोगे? वीडियो को शेयर करोगे, और ये जो क्वेश्चन मैंने पीछे पूछा ना, इसका आंसर जरूर करोगे, क्योंकि तुम लोगों को आंसर इसका पता है ना। नहीं पता तो 4 में से एक ऑप्शन तो कर ही सकते हो ना, आंसर कर देना, और साथ में ये भी बता देना कि तुम लोगों को वीडियो लगा कैसा। क्योंकि जब तुम मुझे ये बताओगे ना, तो कोई आप में से ऐसा भी होगा जो कहेगा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर ये भी बताएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा। अगर वो मुझे ये बता देगा ना कि क्या खराबी है, तो मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। हालांकि वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कंटेंट की क्वालिटी में मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई खराबी नहीं होगी। हाँ, वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा बहुत मान लेते हैं, वो दिक्कत आएगी आपको, अगर आई होगी, ठीक है। जैसा कि बता रहे भाई कि आ रही है थोड़ी बहुत, है ना, साफ नहीं दिख रहा, पर मान लेते हैं कि हाँ वो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई ऑपरेटर थोड़ी ना है, अपने आप ही मैनेज करते हैं। पर देखते हैं, तुम लोग सहयोग करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग अच्छी क्वालिटी का वीडियो भी प्रोवाइड कर सके कंटेंट के साथ साथ, ठीक है। तो तुम लोग सपोर्ट करना, कैसे भी कर सकते हो, शेयर कर देना, अपने स्टेटस पे लगा लेना। तुम्हारे जो भी दोस्त हों जिन्होंने एग्जाम दिया है या दोबारा देना चाहते हैं, उनको ये भेज देना, ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम है तुम्हारा, और उसमें हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। तो इसको वहाँ निपटा देना, ठीक है, भेज देना उन लोगों तक, और देख लेना यार, तुम जो भी कर लेना कर देना, ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, पर कर देना। यहीं तक रखते हैं, चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आराम से रहो, कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 वीडियो लेकर के आए, 2 वीडियो तुम्हारे ये आएंगे। 2 वीडियो को अच्छे से पढ़ना है हर रोज। तुमको मैंने पहले भी कहा था कि बहुत नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पढ़ा देंगे तब तो कुछ ना कुछ तो पेपर में आ ही जाएगा, वो बड़ी बात नहीं होती। कम से कम पढ़ा करके और ज्यादा से ज्यादा पेपर में आ जाए, मजे की बात तो तब होगी। और मेरा ये वादा रहता है कि कम से कम पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पेपर में सीधा फंसा देंगे। भरोसा करना भाई पे, पेपर दोबारा फंसा देंगे दोबारा फिर से। तो तुम लोग क्या करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 वीडियो हफ्ते में डालेंगे, उतना तुम लोग पढ़ लेना, उसमें से कोई क्वेश्चन ना छूटे, बस इतना ध्यान रखना, जितना मैं पढ़ा दूं उसमें से मत छोड़ना, ठीक है। उतना निपटा लेना, बाकी तुम्हारा काम हम कर देंगे, ठीक। कोशिश करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोग भी दूसरे दोस्तों से भी करवा देना, तो मेरी रीच बढ़ जाएगी। चैनल मोनेटाइज अगर हो गया
और वहाँ से कुछ अर्निंग होने लगी, 10 20 50 जो भी रुपए का इनकम वहाँ से होने लगेगी, वो सब इसी पे लगा करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास मैं कर दूंगा। ठीक है, जो भी आएगा वो इसी में इन्वेस्ट कर देंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।